गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सुरेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी विद सुरेश। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं साइंस की क्लास। देखिए साइंस में आज हमारा टॉपिक होगा ब्लड, जिसे हिंदी में कहते हैं रुधिर या रक्त। आपका ब्लड से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, उन सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आप आगे इस टाइप की अगर सीरीज चाहते हैं, अगर आप साइंस इस टाइप से जिस टाइप से अब मैं कराऊंगा, जो टॉपिक वाइज कराऊंगा, तो इस अगर ये आपको तरीका अच्छा लगेगा, अगर आपको समझ आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये सीरीज़ कंटिन्यू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आपका जो रिस्पॉन्स होगा उस वही डिसाइड करेगा कि आगे ये सीरीज़ कंटिन्यू होगी या नहीं होगी। चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वो ब्लड है, जिसे रक्त कहते हैं या फिर रुधिर कहते हैं। देखिए ब्लड या रुधिर, जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को हिंदी में कहते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इसे कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी? सबसे पहले क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, परिसंचरण का मतलब क्या होता है, एक बार देख लेते हैं। परि का मतलब होता है चारों ओर, और संचरण का मतलब होता है घूमना। जो हमारा ब्लड है वो हमारे शरीर में घूमता रहता है, सर्कुलेट करता रहता है। तो जो ये ब्लड हमारे शरीर में सर्कुलेट करता रहता है, इस सिस्टम की खोज किसने की थी कि जो ब्लड सर्कुलेट करता है, कौन कौन से ऑर्गन काम करते हैं, क्या ब्लड में होता है, कैसे सर्कुलेट करता है, कैसे ऑर्गन तक जाता है, कैसे ऑर्गन क्या ऑर्गन को सप्लाई करता है, क्या ऑर्गन से लेके आता है, इस पूरे सिस्टम की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? वो हार्वे ने की थी। किसने की थी? हार्वे ने। आप नोट करेंगे कि रक्त परिसंचरण तंत्र की, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज किसने की थी? हार्वे जी ने की थी। आप नोट कर लेंगे। उसके बाद बात करते हैं ब्लड की, कि ब्लड से किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टडी ऑफ ब्लड, ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ ब्लड कहलाता है हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी कहलाता है। जो हीम शब्द होता है वो ब्लड से रिलेटेड होता है, लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी या अध्ययन करना। तो आपसे एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्लड की स्टडी को, ब्लड रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? आप बताएंगे हिमेटोलॉजी कहते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि जो ब्लड स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहेंगे हिमेटोलॉजिस्ट। ये भी पूछा जा सकता है कि जो ब्लड का जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे हिमेटोलॉजिस्ट। क्या कहेंगे? हिमेटोलॉजिस्ट। और जो ब्लड के अध्ययन को हम क्या कहेंगे? ब्लड के अध्ययन को हम कहेंगे हिमेटोलॉजी। क्या कहेंगे? हिमेटोलॉजी। चलिए आगे बात करते हैं कि ब्लड है क्या। ब्लड क्या है? देखिए ब्लड एक टिश्यू है। क्या है? एक टिश्यू है, उत्तक है। ब्लड एक उत्तक है। जो कोशिकाएं होती हैं, सेल होती हैं, वो निर्माण करती हैं उत्तक का, टिश्यू का निर्माण करती हैं, टिश्यू बनाती हैं। तो ब्लड में भी कुछ सेल पाई जाती हैं, कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिससे ब्लड क्या होता है? एक टिश्यू कहलाता है। और ब्लड कैसा टिश्यू है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक है ब्लड। क्या है? एक संयोजी उत्तक है। टिश्यू क्यों कहा गया है? क्योंकि ये सेल से मिलके बना है, कोशिकाओं से मिलके बना है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और कनेक्टिव क्यों कहा गया है? किसे कनेक्ट करने का कार्य करता है?
देखिए जो ब्लड होता है वो हमारे सारे शरीर के ऑर्गन को, हमारे पूरी बॉडी के अंगों को कनेक्ट करने का कार्य करता है, इसीलिए हम इसे कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, एक संयोजी ऊतक कहते हैं। ब्लड एक ऑर्गन है, हाँ ब्लड एक ऑर्गन है, रक्त एक अंग है। कैसा अंग है ये एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्लड, रक्त एक अंग है, एक ऑर्गन है। जिस टाइप से हमारे लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, जिस टाइप से हमारा हार्ट होता है, हृदय होता है, जो हमारे ऑर्गन होते हैं, उसी टाइप से ब्लड, रक्त भी एक ऑर्गन होता है। पर ये किस टाइप का अंग होता है? ये लिक्विड सर्कुलेटरी ऑर्गन होता है। ये लिक्विड सर्कुलेटरी ऑर्गन है, तरल तरल परिसंचरित अंग है। हिंदी में मैं अगर लिखूंगा तो तरल, लिक्विड का मतलब तरल है, सर्कुलेटरी परिसंचरित, परिसंचरित मतलब घूमने वाला, परिसंचरित अंग है। ये जैसे हमारा हार्ट होता है, फेफड़े होते हैं, किडनी होती है, उस टाइप का ऑर्गन नहीं होता। ये कैसा ऑर्गन है आप बता सकते हैं? ये लिक्विड ऑर्गन है, तरल अंग है। और कैसा है? सर्कुलेटरी ऑर्गन है, घूमने वाला ऑर्गन है, जो हमारे शरीर में घूमता रहता है, ऐसा हमारा ऑर्गन है ब्लड। चलिए अब बात करते हैं कि जो ब्लड है, रक्त है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्लड हमारे शरीर में होता कितना है, कितना हमारे शरीर में ब्लड होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार पूछा जाता है। देखिए जो ब्लड होता है हमारे शरीर में, जो हम ग्राम में बात करते हैं, जो कई बोलते हैं कि मेरे बॉडी में 10 ग्राम खून है, वो ब्लड नहीं होता। ग्राम में क्या होता है? ग्राम में हेमोग्लोबिन होता है। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि हेमोग्लोबिन क्या होता है। बात करते हैं ब्लड की, रक्त की, ये कितना होता है तो मैं आपको बताऊं, ये 5 से 6 लीटर होता है। किस में? मेल में, पुरुषों में। मेल में कितना होता है? ये 5 से 6 लीटर होता है, और फीमेल में होता है 4 से 5 लीटर। फीमेल में कितना होता है? 4 से 5 लीटर होता है। देखिए अगर आपसे ब्लड पूछा जाए तो मेल में, पुरुष में ज्यादा होता है, 5 से 6 लीटर होता है, और फीमेल में अगर पूछा जाए तो 4 से 5 लीटर होता है। अब जो मेल और फीमेल का जो अंतर है वो किस कारण से आता है, ये मैं आपको बताता हूं कि मेल में ब्लड ज्यादा क्यों होता है और फीमेल में ब्लड कम क्यों होता है। देखिए ये डिपेंड करता है बॉडी वेट पे। बॉडी वेट, जो हमारे शरीर का वजन है उस पे डिपेंड करता है कि अगर शरीर का वजन ज्यादा है तो आप बता सकते हैं कि उसमें ब्लड भी ज्यादा है। उसका शरीर लंबा चौड़ा है तो ब्लड भी ज्यादा होगा। और अगर उसके का वजन कम है तो इसका मतलब उसमें ब्लड भी कम है। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आप स्टार डाल के नोट करेंगे कि बॉडी वेट का कितना प्रतिशत ब्लड होता है, हमारे शरीर के वजन का कितना प्रतिशत हमारे शरीर में ब्लड होता है। तो आप बताएंगे कि जो बॉडी वेट का 7% हमारे शरीर में क्या होता है? ब्लड होता है। हमारे बॉडी वेट का 7% हमारे शरीर में क्या होता है? ब्लड होता है। तो इसीलिए जो मेल होते हैं, पुरुष होते हैं, उनका वजन ज्यादा होता है, उनकी हाइट ज्यादा होती है, वजन ज्यादा होता है, तो उनमें ब्लड भी ज्यादा होता है। और जो फीमेल होती हैं उनका वजन कम होता है, तो उसका 7% एवरेज लेके चलते हैं, तो 4 से 5 लीटर उनमें क्या होता है? ब्लड होता है। अब बात करते हैं कि जो ब्लड है, रक्त है, उसकी नेचर कैसी होती है, उसकी प्रकृति कैसी होती है। आप लिखेंगे कि वो बेसिक नेचर का होता है। कैसा होता है? बेसिक नेचर का होता है, प्लस एल्कलाइन नेचर का होता है, प्लस एल्कलाइन नेचर का होता है। बेसिक का मतलब होता है क्षारीय। क्या होता है? क्षारीय होता है। देखिए अब सर ये क्षारीय क्या है? देखिए एक होता है एसिडिक और एक होता है बेसिक। देखिए हमारे पास क्या होती है? एक पीएच स्केल होती है। इस पीएच स्केल में 1 से लेके और 14 तक क्या होती है? नंबरिंग होती है। 1 से लेके और 14 तक इसमें क्या होती है? नंबरिंग होती है।
जो पीएच वैल्यू होती है अगर वो 7 से, पीएच वैल्यू अगर 7 से कम आती है तो जो मीडियम होता है वो एसिडिक होता है। एसिडिक का मतलब क्या है? अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। अगर पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा आती है, अगर पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा आती है तो जो मीडियम होता है वो बेसिक नेचर का होता है। कैसी नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। इसका मतलब ये है कि जो ब्लड है उसकी पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा आएगी। इसका मतलब ये है कि जो रक्त होता है, रुधिर होता है, उसकी पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा आती है। बिल्कुल 7 से ज्यादा इसकी पीएच वैल्यू आती है, इसीलिए हमने इसको बेसिक नेचर का कहा है, क्षारीय प्रकृति का कहा है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आप स्टार डाल के नोट करेंगे कि जो ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी होती है। ब्लड का, रक्त की पीएच वैल्यू एग्जाम में पूछी जाती है, आप लिखेंगे 7.4। 7 से ज्यादा है, इसीलिए हमने इसको बेसिक नेचर का कहा है, क्षारीय प्रकृति का कहा है। इसकी जो वैल्यू है पीएच वैल्यू वो 7.4 होती है। इसके बाद मैंने एक शब्द लिखा है एल्केलाइन। एल्केलाइन का मतलब क्या है? देखिए एल्केलाइन का मतलब है, मैं आपको बताऊं, सोलूबल इन वाटर। सोलूबल इन वाटर, अरे पानी में घुलनशील। क्या होता है? पानी में घुलनशील। जो ब्लड होता है, रक्त होता है, वो एल्केलाइन नेचर का कहा गया है क्योंकि ये पानी में घुलनशील होता है, वाटर में सोलूबल होता है। जो ब्लड होता है वो पानी में बिल्कुल इजी, आसानी से इजीली क्या हो जाता है? घुल जाता है, सोलूबल होता है। इसीलिए हमने इसे क्या कहा है? एल्केलाइन नेचर का कहा है। और जो इसकी पीएच वैल्यू है वो 7 से ज्यादा आती है, इसलिए हमने क्या कहा है? इसको बेसिक नेचर का कहा है। और इसकी पीएच वैल्यू होती है 7.4। 7.4। चलिए अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि ब्लड को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाता है? जो ब्लड है वो किससे मेजर किया जाता है? ब्लड, रक्त है, वो किससे मेजर किया जाता है? उस इंस्ट्रूमेंट का नाम आप मुझे बताएं जिससे ब्लड को मेजर किया जाता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए बता देते हैं कि जो ब्लड है वो मेजर किससे किया जाता है? ब्लड इज मेजर्ड बाय हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर। किससे ब्लड मेजर किया जाता है? हीमोसाइटोमीटर से। हीमोसाइटोमीटर से ब्लड क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है, मापा जाता है ब्लड को हीमोसाइटोमीटर से। उसके बाद बात करते हैं, क्वेश्चन आता है कि जो ब्लड है, रक्त है, उसका कलर कैसा होता है? ब्लड का कलर कैसा होता है? इसका रंग कैसा होता है? आप बताएंगे कि जो ब्लड है उसका कलर होता है रेड, लाल कलर का होता है। ब्लड किस कलर का होता है? लाल कलर का होता है। देखिए जो कलर होता है उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होता है उसका कलरिंग पिगमेंट। देखिए जो इसका लाल कलर होता है इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल क्या है? इसका पिगमेंट है जो इसे ये कलर देता है। जो पिगमेंट होता है वो इसे ये कलर प्रोवाइड करवाता है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है, कलर नहीं पूछा जाता, हर एक बच्चे को पता है कि ब्लड का कलर कैसा होता है? लाल कलर होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लड का जो कलर होता है लाल, वो किसकी वजह से होता है? किस पिगमेंट की वजह से होता है? देखिए पिगमेंट, पिगमेंट को हिंदी में कहते हैं वर्णक। क्या कहते हैं? वर्णक कहते हैं, वर्णक, जो इसे ये कलर देने का कार्य करता है। तो ये पूछा जाता है कि जो ब्लड का कलर होता है लाल, वो किसकी वजह से होता है? आप बताएंगे वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। ब्लड का जो लाल कलर होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, लाल कलर। देखिए हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है, आगे बात करेंगे। अभी आप इतना याद करें कि जो ब्लड का जो लाल कलर होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। और अब बात करते हैं थोड़ा हीमोग्लोबिन पे कि हीमोग्लोबिन होता है, ये पूछा जाता है कि इसमें कौन सी धातु पाई जाती है? हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? आप बताएंगे कि इसमें आयरन पाया जाता है, इसमें लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? आयरन पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। इसकी मात्रा कितनी होती है? क्वांटिटी कितनी होती है हीमोग्लोबिन की? आप लिखेंगे कि 14 से 16 ग्राम होती है मेल में।
किस में? मेल में, पुरुष में। अरे पुरुष में ब्लड ज्यादा होता है, रक्त ज्यादा होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें हेमोग्लोबिन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो 14 से 16 ग्राम होता है मेल के अंदर और 10 से 14 ग्राम होता है फीमेल के अंदर। फीमेल के अंदर 10 से 14 ग्राम होता है फीमेल के अंदर और 14 से 16 ग्राम हेमोग्लोबिन होता है मेल के अंदर, आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद बात करते हैं ब्लड की, कि ब्लड के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। अब ब्लड के कंपोनेंट से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देख लेते हैं किस किस टाइप के और क्या क्या क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, ब्लड में क्या क्या होता है। देखिए ब्लड दो पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे ब्लड को, एक होता है लिक्विड पार्ट, एक होता है सॉलिड पार्ट। ब्लड को दो पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं, एक होता है लिक्विड पार्ट, एक होता है लिक्विड पार्ट तरल भाग, एक होता है सॉलिड पार्ट, एक होता है सॉलिड पार्ट ठोस भाग। देखिए लिक्विड पार्ट में क्या होता है, लिक्विड पार्ट में होता है प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा, प्लाज्मा। और जो इसका सॉलिड पार्ट होता है उसमें कुछ कोशिकाएं होती हैं जिसे हम कहते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये सेल होती हैं, कोशिकाएं होती हैं जो ब्लड में पाई जाती हैं। और जो ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है, तरल भाग होता है, उसे कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो ब्लड होता है, रक्त है, उसका तरल भाग क्या कहलाता है। तरल भाग लिक्विड पार्ट कौन सा होता है आप बता देंगे, वो होता है प्लाज्मा। कौन सा होता है? प्लाज्मा होता है। सॉलिड पार्ट होता है, कुछ कोशिकाएं होती हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए अब एक क्वेश्चन ये आता है कि जो प्लाज्मा है वो कितने प्रतिशत में होता है और सॉलिड पार्ट जो कोशिकाएं होती हैं वो कितने प्रतिशत में पाई जाती हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, आप बताएंगे कि 55%, 55% में प्लाज्मा होता है और 45%, 45% में क्या होता है? ठोस भाग, कुछ कोशिकाएं होती हैं। प्लाज्मा का प्रतिशत एग्जाम में पूछा जाता है, आप बताएंगे कि 55% में प्लाज्मा होता है और 45% में क्या होता है? 45% में सेल होती हैं, कोशिकाएं होती हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम एक्सप्लेन करते हैं प्लाज्मा को। प्लाज्मा के बारे में देख लेते हैं कि प्लाज्मा से किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्जाम के लिए। देखिए जो प्लाज्मा होता है, सबसे पहले तो यही पूछा जाता है कि प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है ब्लड में, ये 55% होता है। ये ब्लड का कैसा पार्ट होता है, ये लिक्विड पार्ट होता है, तरल भाग होता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्लाज्मा होता है उसका कलर कैसा होता है, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है। आप बताएंगे कि जो प्लाज्मा है उसका कलर होता है लाइट येलो कलर, लाइट येलो कलर, हल्का पीला रंग, हल्का पीला रंग होता है। प्लाज्मा का कलर कैसा होता है? खून का कलर, ब्लड का कलर तो लाल होता है, रेड होता है, वो हेमोग्लोबिन की वजह से होता है। पर जो ब्लड का जो तरल पदार्थ होता है, जो लिक्विड पार्ट होता है, उसका कलर होता है लाइट येलो कलर। कैसा कलर? लाइट येलो कलर, हल्का पीला रंग होता है। अब मैंने आपको बताया था कि जो कलर होता है साइंस में, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होता है उसका कलरिंग पिगमेंट। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि जो प्लाज्मा होता है उसका जो कलर होता है हल्का पीला कलर, वो किसकी वजह से होता है, उसका कलरिंग पिगमेंट कौन सा होता है। आप बताएंगे जो इसका कलरिंग पिगमेंट है वो है बिलीरुबिन। बिलीरुबिन क्या होता है? बिलीरुबिन, बिलीरुबिन, बिलीरुबिन एक कलरिंग पिगमेंट होता है जो हमारे प्लाज्मा को कलर देने का कार्य करता है। और कैसा कलर देता है? ये हल्का पीला कलर देता है। जो बिलीरुबिन है वो लीवर के द्वारा बनाया जाता है। जब लीवर में कोई डिफेक्ट आ जाता है, जब लीवर में कोई खराबी आ जाती है, तो ये बिलीरुबिन की मात्रा हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाती है, जिससे हमारी स्किन का कलर, हमारी आंखों का कलर, हमारे नेल्स का कलर कैसा हो जाता है? पीला कलर हो जाता है। क्योंकि बिलीरुबिन पीला कलर देने का कार्य करता है, येलो कलर देने का कार्य करता है। तो येलो कलर अगर बिलीरुबिन हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाता है
तो हमारे शरीर में येलो कलर, हमारे शरीर में आंखों का, नेल्स का, स्किन का येलो कलर हो जाता है, पीला कलर हो जाता है, जिससे एक बीमारी हो जाती है जिसे क्या कहते हैं, बिलीरुबिन अगर ज्यादा हो जाता है तो एक बीमारी होती है जॉन्डिस, बीमारी होती है जॉन्डिस, जिसे कहते हैं पीलिया, जिसे क्या कहते हैं, पीलिया कहते हैं। पीलिया नाम से पता चलता है पीला कलर, बिलीरुबिन पीला कलर, येलो कलर देने का कार्य करता है। जब बिलीरुबिन ज्यादा हो जाता है तो हमारे शरीर का कलर कैसा हो जाता है, येलो कलर हो जाता है, पीला कलर हो जाता है, और इसी बीमारी को पीलिया कहते हैं, जॉन्डिस कहते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पीलिया है, जॉन्डिस है, वो किस अंग का रोग है, किस अंग को प्रभावित करता है, या किस अंग के द्वारा होता है, किसकी अंग में खराबी के द्वारा होता है, तो आप बताएंगे ये लीवर का रोग है। किसका, लीवर का, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो बिलीरुबिन है उसका निर्माण कौन करता है, लीवर करता है, लीवर इसे कंट्रोल करता है। जब लीवर में कोई खराबी आएगी तभी तो क्या होगा, बिलीरुबिन की मात्रा ज्यादा होगी, तो लीवर का रोग है ये। लीवर में जब खराबी आती है, लीवर में जब कोई डिफेक्ट आता है, कोई लीवर में इंफेक्शन हो जाता है, तो हमें क्या हो जाता है, पीलिया हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, क्योंकि इससे बिलीरुबिन की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि जो हमारा प्लाज्मा का जो कलर होता है, हल्का पीला रंग, उसका कलरिंग पिगमेंट क्या है, किसकी वजह से उसका कलर होता है, बिलीरुबिन की वजह से होता है। बिलीरुबिन का निर्माण कौन करता है, लीवर करता है। और लीवर, जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जॉन्डिस पीलिया है वो किस अंग में खराबी की वजह से होता है, वो लीवर की वजह से होता है। लीवर में जब कोई खराबी आती है तो हमें क्या हो जाता है, पीलिया हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है। प्लाज्मा के बारे में हमने पढ़ा कि प्लाज्मा 55% में होता है, प्लाज्मा का कलर कैसा होता है। और अब हम पढ़ेंगे कि प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है। हमने देखा कि ये लिक्विड पार्ट है, ये 55% में होता है। अब इसके अंदर देखेंगे कि प्लाज्मा के अंदर और क्या क्या होता है। देखिए प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, 90 to 92% तो इसमें पानी होता है। लिक्विड है, ये लिक्विड पार्ट है, तरल भाग है, तो ज्यादा पानी होगा, ज्यादा लिक्विड होगा। तो 90 से 92% में इसमें पानी होता है प्लाज्मा में। 1% में इसमें क्या होता है, 1% में इसमें होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज होता है, सोल्ट होता है, प्लस मिनरल होते हैं, खनिज होते हैं, प्लस कुछ मिनरल होते हैं, कुछ खनिज होते हैं। उसके बाद 8 से 9% में, 8 से 9% में इसमें कुछ प्रोटीन होते हैं, कुछ प्रोटीन होते हैं। बात कर लेते हैं कि प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, इससे एक क्वेश्चन आपका बनता है। मैं आपको बताऊं क्या क्वेश्चन बनता है। देखिए इसमें कुछ प्रोटीन होते हैं। थ्रोम्बिन प्रोटीन होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है, फाइब्रिनोजेन होता है, फाइब्रिन प्रोटीन होता है, ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है। ये कुछ प्रोटीन होते हैं, 6-7 प्रोटीन हमारे होते हैं प्लाज्मा में। पर क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछा जाता है, देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन प्रोटीन का कार्य क्या होता है, इन प्रोटीन का क्या कार्य होता है, ये पूछा जाता है। देखिए जो ये प्रोटीन होते हैं ये ब्लड क्लोटिंग में, ये क्या करते हैं, ये ब्लड क्लोटिंग में, ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्पफुल होते हैं, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। ये जो प्रोटीन होते हैं ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं, ब्लड क्लोटिंग में हेल्पफुल होते हैं। वैसे तो सारे ही हेल्पफुल होते हैं, पर जो मेन प्रोटीन होता है वो होता है फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन कौन सा प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन फाइब्रिनोजेन होता है, जो हमारे प्लाज्मा में पाया जाता है। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड क्लोटिंग में, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। रक्त का थक्का देखिए कैसे, कि जब हमें कोई चोट लगती है, हमारे स्किन पे कोई कट लगता है, तो कुछ 4 से 5 मिनट के बाद यहाँ पे ब्लड सूख जाता है, एक क्लोटिंग बन जाती है, जिससे अपने आप ही क्या हो जाती है, ब्लीडिंग रुक जाती है, रक्त का बहना अपने आप ही क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो एक प्रोटीन, कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, वो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन होता है। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा प्रोटीन होता है वो रक्त का थक्का जमाने में सहायक है, वो होगा फाइब्रिनोजेन। कौन सा होगा, फाइब्रिनोजेन। ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। अगर विटामिन से पूछा जाए, विटामिन अगर आपसे पूछा जाए तो विटामिन के
विटामिन के क्या होता है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। देखिए रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है फाइब्रिनोजेन, एग्जाम में पूछा जाता है। विटामिन अगर आपसे पूछा जाए तो विटामिन के होता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि जब हमें कोई चोट लगती है, कोई कट लगता है, तो 4 से 5 मिनट के बाद हमारी ब्लीडिंग रुक जाती है, रक्त का बहना रुक जाता है। पर जब ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है तो हमारी बॉडी के अंदर उसका क्लोटिंग क्यों नहीं होती, हमारी बॉडी के अंदर रक्त का जमाव क्यों नहीं होता? तो हमारी बॉडी में एक और प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है हिपेरिन प्रोटीन। हिपेरिन, हिपेरिन ये क्या होता है? ये एंटी क्लोटिंग फैक्टर होता है, एंटी क्लोटिंग होता है। ये रक्त का थक्का नहीं जमने देता, रक्त का थक्का नहीं जमने देता। ये फाइब्रिनोजेन जो प्रोटीन होता है, हिपेरिन भी एक प्रोटीन होता है, ये एक दूसरे का अपोजिट कार्य करते हैं। ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है और ये रक्त का थक्का नहीं जमने देता। क्योंकि जब बॉडी में हमारा ब्लड सर्कुलेट करता है तो बॉडी में हमारा ब्लड जमना नहीं चाहिए, तो वहां पे जो कार्य करता है वो हिपेरिन प्रोटीन करता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंटी क्लोटिंग प्रोटीन कौन सा होता है? वो होता है हिपेरिन। आप नोट कर लेंगे कौन सा होता है, हिपेरिन होता है। ये प्लाज्मा से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले प्रोटीन पूछा जाता है जो ब्लड क्लोटिंग में सहायक होता है, वो आप बताएंगे फाइब्रिनोजेन। कौन सा होता है? फाइब्रिनोजेन। अगर विटामिन पूछा जाए तो आप बता देंगे विटामिन के होता है। उसके बाद ये पूछा जाए कि एंटी क्लोटिंग फैक्टर कौन सा होता है जो हमारे रक्त का थक्का नहीं जमने देता, वो होता है हिपेरिन। कौन सा होता है? हिपेरिन होता है। चलिए ये हमने कुछ ब्लड के बारे में पढ़ा है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आएगा उसमें हम आरबीसी के बारे में पढ़ेंगे, डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे, प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये कुछ सेल हैं, कुछ कोशिकाएं होती हैं जो हमारे ब्लड में पाई जाती हैं। इसके साथ ही हम देखेंगे कि इन कोशिकाओं से, इन सेल से क्या क्या क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो को आप लाइक जरूर करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को चैनल के बारे में बताएं। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो आप इसका फीडबैक जरूर दें। आप कमेंट कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और ये सीरीज़ आपको कंटिन्यू करनी है या नहीं करनी है। चलिए दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आपका थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।